आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे मेनली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आता है वो दो वर्ड से मिलके बनता है, एक इलेक्ट्रो और एक केमिस्ट्री। यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जबकि केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल एनर्जी से। तो हम लोग यहाँ पे आज बातें करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि अपना चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है। शुरू करते हैं। तो इसमें हमको बेसिक से एकदम जानकारी इकट्ठा करनी है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि ये जानकारी सभी को मिले। तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन क्या होता है बताइएगा? इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का कोई आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, Mg प्लस O2 2MgO, बैलेंस कर सकते हैं इसको। दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो C2H6 सपोज करिए हमने इथेन ले लिया, ये बन गया C2H4 प्लस H2 ऐसे। अगला बताइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसी को अपने को यहाँ पे जिक्र करना है उसको हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दर्शाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दर्शाता है ऑक्सीडेशन को। किसको दर्शाता है? ऑक्सीडेशन को। तो मेनली ये वाला यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपने को हमेशा इसको कंसीडर करना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन को दर्शाता है। फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे सपोज करिए Fe+2 जा रहा है Fe+3 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 से किस में चला गया? +3 में। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। आगे आते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका एग्जांपल्स कोई भी ले लीजिए, C2H2 में एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा C2H4। क्या हो जाएगा? C2H4। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। उसके बाद क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मान लीजिए CuO है, ये Cu और O2 में चला गया, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगला हम लोग क्या बोलते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे हो गया कि जैसे क्लोरीन है Cl2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये 2Cl माइनस में चला गया, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। अगला डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि सपोज करिए जैसे मान लीजिए Mg+2 है और Mg इसमें चला गया, तो Mg+2 से यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 0। तो +2 से 0 में जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये जो पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये मेनली आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के डीलिंग के बारे में है, और उसके अंतर्गत हम लोग को रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से आना चाहिए, यानी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एन फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, ये सब अच्छे से आना चाहिए। जैसा रेडॉक्स चैप्टर में हम लोग पढ़े भी हैं, फिर भी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, एक बार कॉपी कर लीजिए इसको। आगे हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट।
तो समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो इसको भी आप लोग डिफाइन कर दीजिए। कैसे डिफाइन करते हैं, इसका डिफिनीशन है द सबस्टेंस, एक लाइन में बताएंगे तो क्या बताएंगे, द सबस्टेंस विच अंडरगोज इनटू किसमें, रिडक्शन। जो सबस्टेंस रिडक्शन में जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या दूसरा डिफिनीशन आप क्या कह के लिख सकते हो इसको, और करके, दो सबस्टेंस which oxidizes other, which oxidizes other and itself get reduced। वो सबस्टेंस जो अपने सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। सामने वाला का मतलब क्या होता है कि दो रिएक्टेंट है, एक के सामने वाला दूसरा होगा। अगर मान लो ये रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्टेंट बी है, तो ए के सामने बी हुआ, बी के सामने ए हुआ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे अभी आप लोगों को। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का, कहेंगे द सबस्टेंस विच अंडरगोज इनटू किसमें, ऑक्सीडेशन, आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर और करके क्या डिफिनीशन लिख सकते हो, और करके डिफिनीशन क्या बता सकते हो आप, दोज सबस्टेंस which reduces other and itself get oxidized are called reducing agent। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होता है, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो देखेंगे आगे चल के। फिर बारी आती है रेडॉक्स रिएक्शन, किसको बोलते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ oxidation and reduction takes place simultaneously। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स, रेड प्लस ऑक्स, रेड प्लस ऑक्स, लाल बैल नहीं, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल लिया Zn प्लस CuO, तो ZnO बन गया और प्लस क्या बन गया, Cu। तो यहाँ पे देखेंगे जिंक अकेला है, लेकिन प्रोडक्ट में गया तो जिंक ऑक्साइड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अच्छा, CuO था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट में गया तो Cu से O निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये क्या हो गया अपना बच्चों, रिडक्शन। अब यहाँ पे लिखे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का डिफिनीशन। वो सबस्टेंस जो रिडक्शन में जाता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन अलग अलग वर्ड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन अलग अलग वर्ड है, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन अलग अलग वर्ड है। ठीक है ना। तो जो सबस्टेंस रिडक्शन में जाता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी CuO क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो सबस्टेंस ऑक्सीडेशन में जाता है वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिंक है। ऐसे कह सकते हो, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये अपने सामने वाले को देखो रिड्यूस कर रहा है, अपने सामने वाले को क्या कर रहा है? रिड्यूस, और खुद क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडाइज। तो दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये समझ में आ रहा है? कोई पूछेगा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो क्या जवाब आएगा? CuO, पूरा CuO। रिड्यूसिंग एजेंट कोई पूछेगा तो क्या जवाब आएगा? Zn। ठीक है, ऐसे आप बता सकते हो, कॉपी कर लीजिए। आगे क्या है? इलेक्ट्रोड। तो अगला हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो इलेक्ट्रोड दो वर्ड से मिलके बना है। इसका सिंपल सा मतलब होता है इलेक्ट्रिक रॉड। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक रॉड, इलेक्ट्रोड। लेकिन ऐसे थोड़ी डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि वह मटेरियल, वह सबस्टेंस, पहली बात तो सॉलिड होना चाहिए, वह सबस्टेंस जो जिसके पास टेंडेंसी हो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की। वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। नॉन मेटल में जैसे ग्रेफाइट हो गया। तो इलेक्ट्रोड का सिंपल सा डिफिनीशन अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? द सबस्टेंस विच हैव टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोड का डिफिनीशन अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे इसमें? द सबस्टेंस, यहां पे लिख सकते हैं द सबस्टेंस which have tendency to conduct electricity। इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड हम लोग क्या है कि एक मटेरियल होता है और सॉलिड मटेरियल होना चाहिए। वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, जिसके पास क्षमता हो इलेक्ट्रॉन कैरी कराने की, मतलब करंट कैरी कराने की। तो इसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक तो उसके नेचर के आधार पे, जिसपे आपको बचपन में देखते होंगे एनोड और कैथोड। दो यहां पे नए मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। एक होता है एक्टिव और एक होता है इनर्ट। अब यहां पे समझिएगा ध्यान से, एनोड और कैथोड तो पहले से देखते आते हैं, लेकिन हम लोग किसको एनोड बोलते हैं, किसको कैथोड बोलेंगे, यहां पे क्लैरिटी आ जाएगी आपको। एनोड वर्ड कहां से आया? एनोड वर्ड यहां से आया जहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता हो। क्या होता हो? जहां पे हमेशा क्या होता हो? ऑक्सीडेशन। जहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है उसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड। कुछ भी हो, एनोड का टर्मिनल पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये जानना है आपको कि जहां पे एनोड होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, या यूं कहें कि जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एनोड। जिस टर्मिनल पे, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं एनोड। समझ में आ रहा है? अच्छा, कैथोड हम लोग क्या बोलेंगे? ऑलवेज रिडक्शन अकर। वो टर्मिनल जहां पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। दो टर्मिनल है, आप देखते होंगे, एक इलेक्ट्रोड में, मतलब जो इलेक्ट्रोड होता है एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। तो एनोड और कैथोड कैसे नाम आया? जहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और जहां पे रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमेशा कैथोड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग सेल पढ़ने हैं, तो एक में एनोड पॉजिटिव रहेगा और एक में एनोड निगेटिव रहेगा। तो एक में कैथोड भी पॉजिटिव रहेगा, कैथोड निगेटिव रहेगा, दो सेल पढ़ने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है।
तो यहाँ पे धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आएगी, वो सब भूल जाना है। बस आपको यही याद रखना है कि एनोड किसको बोलते हैं, कैथोड किसको बोलते हैं। एनोड उसको बोलते हैं जहाँ पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड किसको बोलते हैं, जहाँ पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन से है। किससे है, इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, उसके बाद आता है एक्टिव और इनर्ट। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब वो इलेक्ट्रोड जो खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, ऐसा इलेक्ट्रोड। एनोड और कैथोड कोई भी हो सकता है, जो केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करे उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड। और ऐसा इलेक्ट्रोड जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरी का काम करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराए, उसको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो दो अलग अलग बातें हैं, एक्टिव और इनर्ट। अगर इलेक्ट्रोड नाम बोल रहे हैं तो दोनों का काम है इलेक्ट्रॉन को कैरी कराना। ठीक है, कैरी करा रहा है, लेकिन एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी कराने के साथ साथ खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। और एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरी का काम करता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो खुद ही सीख जाएंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, दोज इलेक्ट्रोड। अगर नाम इलेक्ट्रोड आ गया तो सारे फीचर्स इलेक्ट्रोड के इसमें इंक्लूड हो गए। दोज इलेक्ट्रोड विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे इलेक्ट्रोड जो खुद केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ETC। ये सभी एक्टिव इलेक्ट्रोड के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, दोज इलेक्ट्रोड which does not participate in chemical reaction। दोनों में अंतर है। देखो बच्चों, दोनों इलेक्ट्रोड है, नाम में क्या रहा, इलेक्ट्रोड। यानी इलेक्ट्रोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन को कैरी कराना। इलेक्ट्रिक रॉड एक सॉलिड रॉड होगा, एनोड और कैथोड कुछ भी हो सकता है। तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। जो पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का एग्जांपल जैसे यहाँ पे आ गया आपके पास, प्लेटिनम हो गया। प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कैरी का काम करता है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कॉपी कर लीजिए। आगे हेडिंग डालिए सेल। सेल क्या होता है। देखिए अभी तक आपने कितने सेल पढ़ लिए हैं। ये सेल बायोलॉजी में भी सेल चलता है, यही स्पेलिंग है सेल का। एक सेल आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सेल मतलब बैटरी होता है। एक सेल मतलब क्या होता है, SHELL सेल। सेल मतलब ऑर्बिट, है कि नहीं। और एक सेल SAIL सेल। सेल का मतलब सेल करना, समझ रहे हो कि नहीं। तो कितने सेल पढ़ते हैं हम लोग, अलग अलग। अभी साइंस में ही 2-3 प्रकार के सेल पढ़ लिए, केमिस्ट्री में ही 2 मिल गए आपको। यहाँ पे सेल का मतलब होता है, सेल मतलब नहीं बोलते हैं बैटरी, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेल का मतलब बैटरी से नहीं है। हाँ, मतलब वही कहेंगे। कैसे कि सेल एक डिवाइस होता है, सेल एक डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सेल क्या होता है, सेल एक डिवाइस है। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे या फिर इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, लिख लीजिए। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट
केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अपने चैप्टर में यहाँ पे दो तरह के सेल के बारे में पढ़ना है, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम है गैल्वानिक सेल। और भी इसके कई उदाहरण है, इसको और नाम से बुलाते हैं। एक होता है वोल्टाइक सेल बोलते हैं, डेनियल सेल बोलते हैं, तो 3-4 नामों से जाना जाता है। और नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, इन सब नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी स्पेशल कैटेगरी है। तो पहले आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चाएं करते हैं। सेल क्या होता है? सेल एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। 2 प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम ये होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह केमिकल एनर्जी को बच्चों किसमें बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जबकि यहाँ पे ये विपरीत है इसका काम क्या है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं दोनों का, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई या इन्वर्टर की बैटरी हो गई, जो रिचार्जेबल बैटरी होती है, दोनों आ जाते हैं उसमें। देखो, जब मान लो लाइट कट जाता है तो इन्वर्टर की बैटरी से हमको विद्युत मिलता है ना, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो उसमें बैटरी में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ही तो होते हैं। बैटरी के अंदर क्या होते हैं? तो केमिकल एनर्जी से अपने को क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। लेकिन जब लाइट आता है तो वो चार्जिंग में हो जाता है। जब लाइट हम लोग उसको देते हैं तो वो चार्ज होता है, तो हम लोग उसको लाइट दे रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? केमिकल एनर्जी में। यानी कि जब बैटरी डिस्चार्जिंग कंडीशन में होता है तो वो गैल्वानिक सेल की तरह काम करता है। केमिकल एनर्जी से क्या मिलता है अपने को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन वही जब हम लोग उसको चार्ज करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो कैसा काम करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? केमिकल एनर्जी में। ठीक है। ऐसे एक और आप देखो, जैसे बैटरी है ये वाली, लिखो फेंको, यूज एंड थ्रो, ये वाली बैटरी एक टाइम में यूज होता है ना बस। क्या इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं क्या? नहीं चार्ज कर सकते। तो इसके पास जितनी क्षमता है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी से अपने को क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से क्या मिलता है? अरे भाई वही सब आपका ये सब डिवाइस वगैरह चल रहा है, ये सब क्या है ये सब? तो ये केमिकल एनर्जी से क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, ये इसमें एक और कैटेगरी आती है जो हमको आज जाके पता चला है, मतलब 2-3 दिन पहले जब हम लोग इसको लिए। ये इसमें का एक चार्जेबल भी आता है। ठीक है, ये थोड़ा कॉस्टली है तो दोनों का साइज सेम ही। देखो दोनों का साइज सेम है कि नहीं? एक 10-12 रुपये का है, एक 350 रुपये का है तो दोनों में डिफरेंस है। ये चार्जेबल है, लगभग 5 से 10 साल तक चार्ज करके इसको आप चला सकते हैं। तो ये क्या है कि जब मतलब एज ए इन्वर्टर बैटरी की तरह काम कर रहा है। ये चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। डिस्चार्ज अभी हो रहा है,
जब हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्चार्ज कंडीशन में है, यानी ये गैल्वानिक सेल की तरह काम कर रहा है। केमिकल एनर्जी, इसके अंदर केमिकल भरा है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है कि नहीं, जो साउंड में जा रहा है सब। और जब हम लोग इसको चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है अंदर, तो केमिकल एनर्जी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल से क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी। जब हम लोग चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। जब ये चार्जिंग कंडीशन में रहेगा तो ये कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जब डिस्चार्जिंग कंडीशन में रहेगा तो कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो वर्ड हैं और अलग अलग हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, गैल्वानिक सेल। और भी कई नाम है, ये इसके अलग अलग उदाहरण है, वोल्टाइक सेल और डैनियल सेल। इसका काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और ये इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। ये रिएक्शन अपने आप होता है, इट इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन ये वाला क्या होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मेक्स स्पॉन्टेनियस, इसको बनाया जाता है, मेक्स स्पॉन्टेनियस बाय प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स की वजह से इसको, इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाया जाता है। जब हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे, यानी हम लोग बाहर से एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। और जबकि यहाँ पे अपने आप केमिकल रिएक्शन से हमको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बच्चों, कि इसमें जो एनोड होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और इसमें जो एनोड का टर्मिनल होता है वो निगेटिव होता है। इसमें एनोड का टर्मिनल क्या होता है, निगेटिव। और इसमें बच्चों कैथोड का टर्मिनल पॉजिटिव होता है। इसमें कैथोड का टर्मिनल कैसा होता है, पॉजिटिव। जबकि यहाँ पे उल्टा होता है, इसमें एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। इसमें एनोड कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव। इसमें एनोड पॉजिटिव होता है, और जबकि यहाँ पे कैथोड क्या होता है बच्चों, कैथोड निगेटिव होता है। कॉपी कर लीजिए। आगे देखो, इसमें अगला पॉइंट क्या लिखोगे, इन दिस ए साल्ट ब्रिज। ये क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, इज यूज्ड। साल्ट ब्रिज आगे देखेंगे हम लोग। इन दिस नो साल्ट ब्रिज इज यूज्ड। अगला पॉइंट क्या कहता है, इट रिक्वायर्ड टू सेपरेट कंटेनर to perform the, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, to complete the reaction, to complete the। और यहाँ पे क्या होता है, सिंगल कंटेनर इज यूज्ड। जब लोग धीरे धीरे आगे देखते जाएंगे और इन सब बातों को समझते जाएंगे।